अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन इकराम, रोशनी लाइट चैनल की तरफ से आप सबको खुशामदीद। मेरी आज की वीडियो कुरुलुश और हान के बारे में है। और नाज़रीन इकराम, आज की इस वीडियो में हम इस सीरीज़ के एपिसोड 23 का रिव्यू करेंगे कि पहले अलाउद्दीन का बेटा जो खिज़र पैदा हुआ है उसकी तारीख़ पर थोड़ी सी बात करेंगे। ड्रामे के दूसरे किरदारों को भी डिस्कस किया जाएगा और आप लोग खुद देख लें कि जिस सिनेरियो के बारे में मैंने अपनी पिछली वीडियो में न्यूज़ ब्रेक की थी, यानी एवरेनोस की एक और बीवी और बेटी है, तो वो इस एपिसोड में सिनेरियो आ गया है। तो आज की वीडियो में इस पर भी बात करेंगे। और इसके अलावा नाज़रीन इकराम, एपिसोड 24 अगले हफ्ते रिलीज़ नहीं होगी और एक हफ्ते की ब्रेक पर जाएगी। तो इसकी क्या वजह है, इस बारे में जानेंगे। तो आइए चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। और सबसे पहले बात करूँगी मैं खिज़र के बारे में। तो तारीख़ी तौर पर अलाउद्दीन का सिर्फ एक बेटा ही मशहूर है जिसका नाम खिज़र था। अगरचे मोरिख यिल्माज़ ओस्तुना ने यह लिखा है कि अलाउद्दीन के बेटे का नाम क्लिच था और खिज़र क्लिच का बेटा था, लेकिन इसे इनकी गलत फहमी कहा जाता है क्योंकि उस्मानी टैक्स रजिस्टर में दर्ज है कि अलाउद्दीन के वक्फ का मुतवल्ली खिज़र बे था और ये वक्फनामा 1332 ईस्वी का है। फिर उसका बेटा मोहम्मद चलबी, फिर उसके बाद उसका बेटा इब्राहिम चलबी और उसके बाद उसकी हकीकी बहन पाशा खातून, फिर उसकी बेटी या इब्राहिम की बेटी आयशा खातून, उसके बाद उसका बेटा या इब्राहिम का बेटा शेखी चलबी और फिर उसकी बेटी ताजी खातून। और बाद में सुल्तान बायजीद खान के दौर तक आते आते ये नस्ल मुनक़ते हो गई। जहाँ तक क्लिच का ताल्लुक है, एक खेत या ज़मीन का एक रकबा ऐसा भी था जो उसने अपने दादा अलाउद्दीन बे की रूह के लिए वक्फ किया था और वहाँ क्लिच को खिज़र बे का बेटा कहा गया है। इसके अलावा अलाउद्दीन के बराह रास्त बेटों और उसके बाद की नस्ल में फ़र्क करना ज़रूरी है। लेकिन यहाँ यह नुक्ता याद रखना ज़रूरी है कि उस्मानियों की नस्ल में से हमें सिर्फ वही लोग मालूम हैं जो तख्त तक पहुँचे, लेकिन अलाउद्दीन की नस्ल अलग थी। और उस्मान गाज़ी के, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 7 बेटे थे, तो उनकी भी अलग अलग और बड़ी नस्लें थीं जिनके अफराद आज भी मौजूद हो सकते हैं, लेकिन इनमें से 90% लोग आज भी तारीख़ में नामालूम हैं। आमतौर पर उस्मान बे की जो शाही नस्ल मारूफ है वो शायद कुल उस्मानी नस्ल का 30% बिना बनती हो। और यहाँ आखिर में एक और अहम बात आप लोगों को ये बताना चाहूँगी कि इस बात के शवाहिद मौजूद हैं कि 1511 तक अलाउद्दीन की नस्ल ख़त्म हो चुकी थी। तो बहरहाल अब देखते हैं कि 10 साल बे औलाद रहने के बाद अलाउद्दीन और गोचा की ज़िंदगी में अपने बेटे के आने के बाद कैसी तब्दीली आती है। इसके अलावा नाज़रीन इकराम, ड्रामे में एक अजीबोगरीब इत्तफाक ये भी हुआ कि जैसा कि आप लोग जानते हैं कि एवरेनोस किप्चाक कबीले से ताल्लुक़ रखता था और उसने बड़ी खूबसूरती के साथ इस बार इस एपिसोड में दमिर हान से अलग करके अपने कबीले वालों को अपने साथ मिला लिया। तो आप में से कितने व्यूअर्स को याद है कि कुरुलुश और हान के एपिसोड 6 में बाज़दीनी शहनशाह और हान के साथ सुलह करना चाहता था। तब एवरेनोस फ्लेवियस था और वो अलाउद्दीन के साथ कॉन्स्टेंटिनिया गया था। और सुलह की एक वजह यह भी थी कि बाज़दीनी शहनशाह उस वक़्त किप्चाक कबाइल के साथ जंग में मसरूफ़ था जो कि फ्लेवियस के असल हमवतन थे। और दिलचस्प बात यह है कि ये गुफ्तगू फ्लेवियस की असल शिनाख्त सामने आने से तकरीबन 9 किस्तों पहले हुई थी, यानी कि शहनशाह दरअसल उसी शख्स के बारे में बात कर रहा था और उसी के कबीले के ख़िलाफ़ लड़ रहा था जो बाद में बाज़दीनी सल्तनत के ज़वाल की सबसे बड़ी वजूहात में से एक बनने वाला था। वो इस तरह के एवरेनोस उन लोगों में से था जिन्होंने तेज़ रफ्तार छापा मार जंगी हिकमत अमली की बुनियाद रखी जो उस्मानी रियासत के ताकतवर तरीन अस्करी तरीक़ों में शुमार होती थी, यानी कि अकिंजी। मुझे नहीं मालूम कि राइटर्स ने यह तफसील जानबूझ कर रखी या नहीं, लेकिन ये इत्तफाक बहुत खूबसूरत है। काश कि ये इन दोनों वाक़यात को आपस में जोड़ देते और हम एवरेनोस को और हान के एलची के तौर पर शहनशाह के सामने खड़ा होता देखते और इन दोनों के दरमियान कोई शानदार मुकालमा दिखाया जाता। इसका ये फ़ायदा होता कि इस्लाम लाने के बाद हमें एवरेनोस की शख्सियत में एक फ़र्क महसूस होता और नंबर 2 ये कि वो उसी ताकत से बात करता जिस ताकत से अलाउद्दीन ने कॉन्स्टेंटिनिया जाकर शहनशाह से मुलाकात के वक्त की थी। तो नाज़रीन इकराम, 2-3 वल्गर सीन्स निकाल कर यह एपिसोड बड़ी अच्छी थी। किप्चाक का और हान के साथ जंग में शामिल हो जाना, यीत का एक्सपोज होना और ये कि बुरान को भी यीत ने ही कत्ल किया है। और जैरको ताइबी इस एपिसोड में शानदार था। यीत के ख़िलाफ़ उसका गम व गुस्सा और इंतकाम का जज्बा वाकई दुरुस्त था। और सबसे खुशी वाली बात यह है कि कान तोराली दोबारा ड्रामे में वापस आ गया है, चाहे वो इख्तिताम के करीब ही क्यों ना हो। इसके अलावा इस एपिसोड में कई बड़े वाक़यात थे, जैसे बाज़दीनी शहनशाह एंद्रोनिकोस का ख़ात्मा और नए शहनशाह यानी उसके पोते का ज़हूर और यह हकीकत के पोप का मुआवन उसकी मदद कर रहा था। इसके अलावा तुर्क सरदारों यानी दमिर हान, महमद और शाहीन शाह के हवाले से भी सिनेरियो अच्छे जा रहे हैं। उधर अदाकार तोलगा ओस्तुनर जो शहनशाह एंद्रोनिकोस का किरदार अदा कर रहे थे वो इस ड्रामे से अलग हो गए हैं। इन्होंने कुरुलुश उस्मान और कुरुलुश और हान दोनों में काम किया था और मेरा ख्याल है कि अगली एपिसोड में कोई नया इत्तेहाद या नई एंट्री होने वाली है
ख़ास तौर पर बाज़ंदिनी शहनशाह के जाने के बाद। शायद वो शहनशाह के पोते की बीवी हो, या मुमकिन है कि स्पोर्चा का मामू वगैरह हो। लेकिन सवाल यह है कि अब इस वक्त एंट्री क्यों, जब ड्रामा ख़त्म होने के करीब है। और बुरहान के किरदार को किस्त में बार बार बयान करके उसे बहुत अहमियत दी गई, जो कि अच्छी लगी। इतनी अहमियत तो उस्मान बे को भी अपनी वफ़ात के बाद नहीं मिली। और नोट करें कि ओरहान को एक बार भी उस्मान बे की कब्र पर नहीं दिखाया गया। हालांकि उस्मान बे के हवाले से कई बार ऐसा सीन दिखाया गया कि वो अर्तुगरुल गाजी की कब्र पर जाते हैं। बहरहाल हर कोई एपिसोड में बुरहान के जाने पर दुखी नज़र आया। और बुरहान को बेशक कुरुलुश सीरीज़ में अच्छा सिनेरियो ना मिला हो, लेकिन इसकी इस सीरीज़ में कई अचीवमेंट्स हैं। मिसाल के तौर पर बुरहान तब से उस्मान बे का साथी है जब उन्होंने आइबर्स, जो कि बामसी का बेटा था, उसका इंतकाम लेना शुरू किया था। फिर बुरहान गोकतुक का भाई तब बना जब वो अपने भाई कॉनर को मारने के बाद खुद को ख़त्म करना चाहता था। फिर यह कि गोकतुक के जाने के बाद वो जैरकुताई का भाई और साथी बना। और फिर ये बुरहान ही था जिसने कॉनर एल्ब को तब उसकी गलतियों का एहसास दिलाया जब वो सल्जूकी वज़ीर आलिम शाह के हर अच्छे बुरे हुक्म को पूरा किया करता था। और बुरहान ने ही उसे उस्मान बे का साथी बनाया। यानी कि बुरहान गोंजा के जाने से पहले और बाद में अपने दुखों को भुलाकर दूसरों को कांधा दिया करता था। लेकिन यहाँ ये चीज़ आप लोग नोट करें कि ये तमाम सिनेरियोज कुरुलुश उस्मान सीज़न 3 तक के हैं, जब तक राइटर्स की टीम में फातिमा नूरगुल, राबिया बाल्ची और महमद अली जैसे राइटर्स शामिल नहीं हुए थे। और नाज़रीन इकराम, इस ड्रामे में एक ही वाहिद शख्स है जो सही काम कर रहा है, और वो शख्स है जो ओरहान की स्टाइलिंग करता है। इस बार भी ओरहान बाज़ंदिनी कपड़ों में एक अलग लुक के साथ नज़र आया। और इसके बाद आते हैं उस सिनेरियो की तरफ जो कि एवरानोस के हवाले से शुरू कर दिया गया है, जिसके बारे में मैंने आप लोगों को अपनी इससे पिछली वीडियो में खबर दी थी। इस एपिसोड में वलेरिया के नाम से जो किरदार मुतारिफ करवाया गया है वो या तो फ्लेवियस की बीवी है या फिर उसकी महबूबा। अगर इसे एवरानोस की बीवी भी दिखा दिया जाए तब भी कहानी किसी हद तक काबिल कबूल हो जाएगी कि उसकी कहानी सुल्तान फातेह सीरीज़ में बहादुर पाशा जैसी हो जाए कि एवरानोस की वलेरिया से शादी हो और एंद्रियास ने फ्लेवियस से बदला लेने के लिए जब वो किसी मिशन पर था तब वलेरिया को भगा दिया और बाद में फ्लेवियस से ये कह दिया कि वो मर चुकी है। लेकिन फ्लेवियस को ये मालूम नहीं था कि उनके यहाँ कोई बच्चा होने वाला है, और ये कि वलेरिया की बेटी एनेस्थेसिया फ्लेवियस और वलेरिया की बेटी है, और वलेरिया और फ्लेवियस दोनों इस बात से बेखबर हों कि वो ज़िंदा हैं। और अगर हम इसी स्क्रिप्ट पर चलें तो शायद यही वजह है कि फ्लेवियस एंद्रियास से इतनी नफरत करता है। और सवाल ये है कि क्या दैफने को असल सूरत हाल मालूम है, क्योंकि एक सूरत यह भी हो सकती है कि वलेरिया का एंद्रियास से कोई ताल्लुक़ हो और वो बेटी भी एंद्रियास की हो, लेकिन उसे वो एवरानोस के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करें। बहरहाल ये फजूल किस्म के राइटर्स का गंदा स्क्रिप्ट है जिसमें ना तो मंतक है और ना वाक़यात में रब्त। अगर वाकई ऐसा हुआ तो इसका मतलब ये होगा कि एवरानोस फातिमा के जज्बात के साथ खेला और उसे धोखा दिया। एक तरफ वो कहता है कि फातिमा ही उसके दिल में है और उसी की वजह से उसने ख़ानदान के बारे में सोचा, और दूसरी तरफ उसके पास ऐसी मुसीबत पहले से मौजूद है। मैं पहले ही कई बार कह चुकी हूँ कि इन्हें फजूल ड्रामों के अलावा कुछ भी लिखना नहीं आता, और ये लोग इस सीरीज़ के कपल फैंस को बदतरीन तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं अपने इन नए घड़े हुए स्क्रिप्ट्स के ज़रिए। ऐसी कहानी दिखाने से तो बेहतर था कि फ्लेवियस की कहानी इसी मंजर में इसकी मौत के साथ ख़त्म हो जाती। और अब सिर्फ 3 किस्तें बाकी हैं, जिनमें से 2 इस नई लड़की की कहानी पर होंगी। और कांतुराली के बारे में किसी भी ट्रेलर में कोई हिंट नहीं दिया गया था, इसलिए उसके एकदम आने से हम हैरान परेशान रह गए। कांतुराली एपिसोड 5 या 6 में एक सीन में होने वाली अपनी इंजरी की वजह से इस सीरीज़ से चले गए थे, और उसके बाद अब उनकी वापसी हुई है। कांतुराली का इस सीज़न के शुरू में अब्दुर्रहमान के साथ स्ट्रॉन्ग पेयर था, जो कि अगर इस सीरीज़ में जारी रहता तो शायद हमें बामसी और तुर्गुत की याद दिला देता, लेकिन अफसोस ऐसा नहीं हो सका। लेकिन बहरहाल फिर भी इस अदाकार को दोबारा से खुशामदीद। और अब आते हैं इस तरफ कि कुरुलुश ओरहान की एपिसोड 24 अगले हफ्ते रिलीज़ क्यों नहीं होगी और वो क्यों मुलतवी की गई। तो नाज़रीन इकराम, उस दिन ATV एक मैच नशर करेगा, जिसके बाद एपिसोड 24 20 मई को रिलीज़ होगी। और ATV ऐसा सिर्फ कुरुलुश ओरहान के मामले में नहीं कर रहा, उसकी एक और हिट सीरीज़ ABI भी फुटबॉल मैच ही की वजह से 3 बार पोस्टपोन की जा चुकी है। लेकिन अब की बार मसला ये है कि उससे अगले हफ्ते ईद होगी, तो तब भी एपिसोड 25 ईद की छुट्टियों की वजह से ATV को मुलतवी करनी पड़ सकती है। तो सच्ची बात तो यह है कि इस ड्रामे की बर्बादी की एक बड़ी वजह यह चैनल भी है, जिसने इसके एपिसोड्स बार बार मुलतवी की और ड्रामे को इस हाल तक पहुंचाया। तो नाज़रीन इकराम, ये तो थी मेरी आज की वीडियो। अपनी राय का इजहार कमेंट्स में ज़रूर कीजिएगा। मेरी वीडियो देखने का शुक्रिया।